नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का तोहफा देंगे। प्रदेश के 1,23,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही इन्फोर्ट-मीटर भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में लखनऊ और उन्नाव के 30 कार्यकर्तियों को फोन और इन्फोर्ट-मीटर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से देंगे। स्मार्टफोन से लैस होने के बाद बच्चों के पुष्टाहार और देखभाल समेत आंगनबाड़ी से संचालित होने वाली योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। वहीं स्मार्टफोन के माध्यम से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू हो सकती है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज सभी नए सदस्यों को विभागों का बंटवारा दे दिया गया। इन मंत्रियों के पास अपने काम को देखने के लिए सिर्फ 3-3 महीने के अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया, पलटू राम को सैनिक कल्याण और होमगार्ड विभाग सौंपा गया है। वहीं संगीता विंद सहकारिता विभाग संभालेगी और दिनेश खटीक को जल शक्ति और बाढ़ कंट्रोल विभाग दिया गया और धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। बात की जाए तो संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग दिया गया और छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। नए दिग्गज नए मंत्री शामिल हुए हैं जिनको विभागों का बंटवारा किया गया है। योगी सरकार ने नए मंत्रियों को जो बंटवारा किया है इसमें सैनिक कल्याण और होमगार्ड पलटू राम को दिया गया है। पलटू राम अब सैनिक कल्याण का विभाग संभालेंगे। संजीव कुमार की बात की जाए तो संजीव कुमार अब समाज कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगे। वहीं जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जितिन प्रसाद संभालेंगे। सहकारिता विभाग संगीता विंद के हाथों में सौंपा गया है। सहकारिता विभाग विंद संभालेंगे। वहीं दिनेश खटीक को जल शक्ति और बाढ़ कंट्रोल विभाग का अहम जिम्मा दिया गया है। धर्मवीर को औद्योगिक विकास विभाग सौंपा गया है। छत्रपाल गंगवार की बात की जाए तो छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पलटू राम को सैनिक कल्याण और होमगार्ड विभाग सौंपा गया है। तो हम आपको बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं कि किन विभाग किन मंत्रियों को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रामलीला के आयोजनों को हरी झंडी दे दी है। योगी के निर्देश में रामलीला का मंचन खुले मैदान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराया जाए। उन्होंने कहा कि रामलीला आयोजन की समृद्धि परंपरा रही। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पर्व नजदीक है। रामलीला कमेटियों की तैयारियां शुरू कर दी गई है और सभी कमेटियों से बातचीत कर उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप आयोजन करने के लिए प्रेरित किया जाए। रामलीला मैदान की क्षमता के अनुरूप दर्शकों को शामिल होने की अनुमति दी जाए। तो यूपी में रामलीला के आयोजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि कमेटियों को अवगत कराया जाए, बताया जाए कि रामलीला का मंचन जो होगा उसमें दर्शक क्षमता के अनुसार आएंगे और दूसरी बार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे लखनऊ पहुंची है और प्रियंका गांधी अगले 1 सप्ताह तक यूपी के दौरे पर रहेंगे और पार्टी के तमाम रणनीतिक बैठकों में शामिल होने के अलावा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी लखनऊ के कॉल हाउस में रुकेंगी और जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे की रणनीति बनाएगी। यूपी कांग्रेस नवरात्रि से उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में प्रियंका गांधी के रैली के आयोजन की तैयारी कर रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगी। बताया भी जा रहा है कि इसके साथ वो वाराणसी में भी जा सकती हैं। कांग्रेस 7 अक्टूबर से यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता और ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अनिल जी, लगातार प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर है और इस बार 1 हफ्ते का दौरा उनका कह सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि प्रियंका गांधी की कई जगह रैलियां निकाली जाएगी, जनसभाएं होगी। क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति रहेगी? देखिए, आपको बता दें कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये चाहती है कि यहाँ पे लगातार
ऐसे संपर्क बनाए जो ग्रास रूट पर कांग्रेस अपने आप को परपना चाहती है, और इसीलिए प्रियंका गांधी लगातार आ रही हैं और वो एक एक बात पे निगरानी रखे हुए हैं, किस तरीके से संपर्क करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को मूवमेंट करना चाहिए, और जनता के बीच कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का बिहेवियर कैसा रहे, इस बात को भी वो निगरानी रख रही है। ऐसे उन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई। अब की बार चुनाव की जो सिस्टम है वो प्रियंका ने डिफरेंट किया हुआ है, पुराने सिस्टम से अलग है। और आज की दिखा दूं, मैं कैमरा पर्सन से दिखा दूंगा, आज यहाँ पर थोड़ी देर में प्रियंका आने वाली है, मैं कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा हुआ हूँ, और जिस तरीके से यहाँ पे दिखा दूं कि ये देखिए, ये पार्टी का जो दृश्य है, ये उनका परिसर है, परिसर में अभी सन्नाटा है, जबकि थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रियंका आने वाली है। आज उस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, ना ही बुलाया गया है कि कार्यकर्ता यहाँ पे आए। और आप बता दें कि तैयारी इस हद तक चल रही है कि कार्यकर्ताओं को बोलने से मना किया गया है। हमारे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं महानगर अध्यक्ष हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे बात कर ले। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी ने पत्रकारों से अभी कोई बात करने के लिए दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। तो ऐसी दिशा में आज जो बैठक है वो निश्चित रूप से पार्टी कोई गोपनीय रणनीति बना रही है कि जो धीमे धीमे जरूरत पे आने पर खोली जाएगी जितनी जरूरत होगी। आपको जिस तरीके से पार्टी की जो रैलियां चल रही है, रैलियों को देखते हुए भी उसकी समीक्षा की जा रही है कि क्या अब तक जो कार्यक्रम चले वो कितने सफल हुए और उनमें कहाँ कमी रही, उनको कैसे सही किया जाएगा, ये सारी बातें रहेंगी। अनिल के अंकुर जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से वनवास काट रही है। सीएम का कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी की ओर से तय नहीं किया गया और कोई कुछ दिख भी नहीं रहा है। प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर रही है प्रियंका, कितना प्रभाव पड़ने वाला है और आगामी चुनाव में प्रियंका की इस तरीके की सजगता, हम क्या कह सकते हैं, कार्यकर्ताओं पर असर होगा, लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक बहुत समय पहले बात ऐसी होती थी कि कांग्रेस के लिए गांधी फैमिली बहुत मायने रखती थी, लेकिन जब पिछले 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो श्रद्धा था, जो सम्मान था, वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। यही कारण है कि राहुल गांधी पिछले दिनों अमेठी जो उनका पारंपरिक क्षेत्र था उससे वो चुनाव हार गए थे, और अब धीमे धीमे ये स्थिति पूरे प्रदेश में फैलती जा रही है। 2 दिन पहले हमारी पार्टी के इलाहाबाद के नेता से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि जिस तरीके से इन लोगों का मूवमेंट है, वो मूवमेंट कहीं ये नहीं दर्शाता है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है। अभी भी वो राज सत्ता वाली पार्टी मान के चल रहे हैं, जबकि पार्टी को उस तरीके से काम कर रही है कि जैसे पहले सेवा दल था, सेवा दल एक को जोड़ता था बाद में, और जोड़ करके धीमे पार्टी आगे बढ़ती थी। लेकिन उसका ही कहना था, उस कार्यकर्ता का ही कहना था कि सेवा दल के सिस्टम को इन्होंने छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के रूप में उसको डेवलप कर लिया और वो आगे बढ़ते चले गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस भी अपने आप को ऐसे आगे बढ़ाए और ग्रास रूट से भी लेकर बढ़े। हालांकि प्रियंका इस बात को मानती है, अभी 1.5 महीने पहले लखनऊ आई थी, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह कहा था, कहने का कि मैं चाहती हूँ कि जब तक ग्रास रूट पे हमारे बूथ लेवल पर कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय नहीं होंगे, तो वहां पर पार्टी मजबूत नहीं होगी, तब तक प्रदेश स्तर पर नहीं होगी। तो जरूरत इस बात की है कि हमें बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक पार्टी मजबूत करना है। जहां तक आपने सवाल किया कि सीएम चेहरे का, देखिए अभी पार्टी इसी स्थिति में नहीं है कि वो सीएम चेहरे को लेकर, क्योंकि इसमें एक ही चेहरा है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में, तो वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस एज ए सीएम चेहरा घोषित करे तो निश्चित तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि उनकी फॉलोइंग अभी भी है। जी बिल्कुल अनिल अंकुर जी, आपने बहुत सटीक जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के पास वापस लौटेंगे आपके, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मेल मुलाकात का दौर तेज हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी अब बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर खुद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। इससे पहले बसपा के कद्दावर नेता रहे राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने अखिलेश से मुलाकात की। कुशवाहा की मुलाकात के बाद उनके सपा में आने की चर्चा तेज हो गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कई मुलाकात को फिलहाल दोनों ओर से शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। वहीं अखिलेश यादव और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा की मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी ने दोनों नेताओं की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कुशवाहा ने
ओटीआई भाषा को बताया और शिष्टाचार मुलाकात बताई है। एक वरिष्ठ आईएएस का कुछ लोगों के साथ वीडियो वायरल हुआ जिसमें धर्म परिवर्तन संबंधित आपत्तिजनक बातें कही जा रही। वीडियो कानपुर के ये मंडलायुक्त सीनियर आईएएस और वर्तमान में यूपीएसआरटीसी के अध्यक्ष इफ्तिखारुद्दीन का बताया जा रहा है। कानपुर के वरिष्ठ कर्मचारी नेता भूपेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर जांच मांग की है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जांच का आश्वासन दिया। जनता टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें कि वीडियो एक सुसज्जित घर के अंदर की है जो देखने में सरकारी आवास जैसा लग रहा है। इसमें एक वक्ता जमीन पर बैठे लोगों को संबोधित कर रहा है। वो कहता है कि अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के तौर पर ऐसा सेंटर दिया है जहां से पूरे देश दुनिया में काम कर सकते हैं। अभिनव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं कि आखिर अभिनव जी ये पूरे वीडियो का सच क्या है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। एक आईएएस ऑफिसर का वीडियो वायरल होता है, इस तरीके की बात कही जाती है, वीडियो की सत्यता क्या है? देखिए, आपको बता दूं कि पंचायत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवस्थी ने पूरे वायरल वीडियो को शिकायत मुख्यमंत्री से की है। इसके बाद उन्होंने वीडियो में आरोप लगाया है कि वायरल वीडियो में जो शख्स कट्टरता और धर्मांतरण या जो भी वायरल वीडियो में दिख रहा है वो एक सीनियर आईएएस हैं। जब इस तरह का ट्वीट किया गया तो जनता टीवी ने भी इस खबर को प्रमुखता से ब्रेक किया, जिसके बाद अब कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने आनन फानन में इस वायरल वीडियो की जांच कराने की बात कही है और एडीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा को वायरल वीडियो की जांच सौंपी है। अब वायरल वीडियो की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि वास्तव में वायरल वीडियो में दिख रहा युवक सीनियर आईएएस है और अगर सीनियर आईएएस है तो उसके द्वारा ये वायरल वीडियो में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि मठ एवं मंदिर समन्वय समिति के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि सनातन धर्म के विरुद्ध उस वायरल वीडियो में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभिनव, अगर बात की जाए तो क्या जांच के कोई कदम उठाए गए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, एडीसीपी सोमेन मीणा जो है एडीसीपी पूर्वी, उन्होंने जांच के क्रम में आगे बढ़ा दी। अब वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है कि आखिर में जो शख्स जिसको सीनियर आईएएस बताया जा रहा है वायरल वीडियो में, वो शख्स सीनियर आईएएस है या नहीं है, और अगर वो सीनियर आईएएस निकलता है तो फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। कल्याणपुर में बहुमंजिला इमारत के बलात्कार के बाद हत्या कर फेंकी गई पीड़ित के परिजनों से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिलने पहुंचे। पीड़ित के घर वालों के बीच डिप्टी सीएम ने कहा कि वो परिवार के सदस्य के रूप में मृतका के परिजनों से मिलने आए हैं। भविष्य में भी परिवार की वो हर मदद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल तेजी से कराया जाएगा, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने पीड़ित मृतका के परिजनों से मिलने के बाद पत्रकारों से बताया कि 10 लाख रुपए की सहायता परिवार को तत्कालीन रूप से दी गई है। इसके अलावा जो भी कुछ आवश्यक होगा मदद की जाएगी। बेटी के साथ इस प्रकार की घटना करता है तो युवा सभ्य समाज का नागरिक हो नहीं सकता, वो एक जानवर किस्म का व्यक्ति है। उसके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की भी बात हुई है। और ऐसे अपराधियों को जो सजा होती है देश में, तो देश में कहीं पर भी बहुत सारे अपराधों को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही गई है और इस घटना के दोषी के खिलाफ भी कठोर से कठोर और जल्द से जल्द जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सब कार्रवाई होगी। कुशीनगर में भाजपा की ओर से अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई, जिसको प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी पहुंचे और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महंत की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम नैनी सेंट्रल जेल पहुंची। सुरक्षा बलों के साथ नैनी सेंट्रल जेल सीबीआई की टीम पहुंची है और आनंद गिरी को रिमांड पर
लेगी सीबीआई, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। वहीं आद्या तिवारी और संदीप को भी रिमांड पर सीबीआई लेगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। आनंद गिरी को रिमांड में लेगी सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद लगातार सीबीआई सक्रिय हो रही है और जांच अब तेज हो गई है। आद्या तिवारी और संदीप को भी सीबीआई अपनी कस्टडी में लेगी। तो महंत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच पड़ताल अब तेज होती दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं देवभूमि की खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करेंगे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई गई प्रदर्शनी को देखने के लिए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ग्रामीण विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद साथ रहेंगे। कहा जा रहा है कि सीएम धामी आज विधानसभा के लोगों को बड़ी सौगातें दे सकते हैं। विकास खरे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है। रात को आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, और ये दौरा आज हरिद्वार ग्रामीण विकास कामों में आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उनका ये दौरा है। और बात किया तो आज ग्राम विकास विभाग की तरफ से जो यहाँ पर प्रदर्शन लगाए गए, जो कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो इसमें शिरकत करेंगे। और बात की जाए तो जिस तरह से महिला सहायता समूह का आज जो यहाँ पर प्रदर्शन लगाया, तो कहीं न कहीं भारी संख्या में जो महिला है, जो सहायता समूह वाली महिला वहां पर पहुंच रही, और यहाँ पर जो प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आज प्रदर्शनी को देखकर आज मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आपका प्रतिभाग भी करेंगे। और लगातार यहाँ पर जो कार्यक्रम पूर्ण रूप से तैयारी की जा चुकी है, शासन और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए ताकि किसी भी कार्यक्रम में कोई भी बाधा ना पहुंचे। और लगातार यहाँ पर जो महिला का जो ग्रुप है, जो सहायता समूह है, उसका पूरा ग्रुप यहाँ पर पहुंच रहा है। और मुख्यमंत्री लगभग यहाँ पर जो 2 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अभी से चलिए विकास, ये भी जानकारी साझा आ रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीएम धामी दौरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को सौगातें भी दे रहे हैं। हरिद्वार वासियों और ग्रामीण क्षेत्रों को आज सीएम धामी क्या सौगातें दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपको साफ तौर बता दें, जिस तरह से आज जो सरकारी प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन इसको जो पूरा राजनीतिक रूप दे दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आज हरिद्वार ग्रामीण की जो जनता है, उनकी आस है कि कहीं न कहीं पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रोजगार को लेकर युवा पूरी तरह से परेशान है। हालांकि जो अगर किसान लोग हैं वो भी पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो यहाँ के मजदूर लोग हैं वो लगातार रोजगार को भटक रहे हैं। तो कहीं न कहीं बड़ी सौगात हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पुष्कर सिंह धामी ये जो है यहाँ पर ऐलान कर सकते हैं। हालांकि जिस समय पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो तो अब आने वाला वक्त बड़ा कि किस तरह की सौगात हरिद्वार ग्रामीण को आज सीएम धामी देने वाले हैं। विकास, अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लंबे समय से प्रदेश में आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए वैधता अवधि को बढ़ाकर 1 साल कर दिया है। बता दें कि पहले अवधि 6 महीने की थी। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आय प्रमाण पत्र की सेवा अधिसूचित है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाकर प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 साल होगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे सरकार की कल्याणकारी योजना और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए बार बार प्रमाण पत्र बनाने का झंझट नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी की ओर से चलाई जा रही रोजगार गारंटी तिरंगा यात्रा 70 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। रानीखेत क्षेत्र में यात्रा का जोरदार स्वागत किया। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रानीखेत बाजार और विजय चौक पर यात्रा निकाली गई। यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया गया। गांधी चौक पर हुई सभा में कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड नव निर्माण के लिए ही आम आदमी पार्टी ने राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। कहा है कि 20 साल बाद भी उत्तराखंड राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय दल बारी बारी से जनता को छलते आए हैं। इस दौरान हुई जनसभा में उन्होंने कहा कि पहाड़ों से निरंतर पलायन बढ़ रहा है, रोजगार की कोई नीति नहीं है। आपकी सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जब तक रोजगार नहीं मिलता उन्हें 5,000 रुपए महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद राजनीतिक भूचाल मच गया है। नेताओं को पाकिस्तान के पिल्ले कहने पर कांग्रेस और आप पार्टियों ने गौतम को आड़े हाथों लिया है। गौतम के बयान से नाराज उत्तराखंड कांग्रेस ने नाराजगी जताई है, प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोतवाली में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रभारी के खिलाफ तहरीर दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया की अगुवाई में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे थे। ये भी बता दें कि महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में के दौरान भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में दोनों नेताओं के खिलाफ यानी कि केजरीवाल और राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसका वायरल वीडियो हो गया था। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर हल्ला बोल किया है। नाराज कांग्रेसियों ने नाराजगी जताते हुए दुष्यंत गौतम के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। हमारा ये कहना है कि दुष्यंत कुमार अपने जो है मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें जो है माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।